हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ अंकिता हेयर। हमने लास्ट वीडियोस जो हैं उनमें हमने जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी का लाइक यूएन, उसकी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ और रीजनल जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो सब कवर की थी। आज हम कवर करेंगे जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैंने इस सेशन में जो इम्पोर्टेंट और जो रिवीजन के लिए हम उठा सकते हैं वो फैक्चुअल डाटा उठाए हैं, और ज़्यादा डीपली एनालिसिस के लिए अगर आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट कर दीजिए। चलो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है कि हमारे इंडियन जो फॉरेन पॉलिसी है उसके प्रिंसिपल क्या है। पहले ही होता है कि फॉरेन पॉलिसी क्या होती है। फॉरेन पॉलिसी वो होती है कि हम जो दूसरे कंट्रीज़ हैं उनके साथ जो हमारे रिलेशन होते हैं उन्हें कैसे कंडक्ट करते हैं, तो उनकी वो पॉलिसी क्या होती है उसे हम फॉरेन पॉलिसी कहते हैं। और फॉरेन पॉलिसी बनाने के भी ऑब्जेक्टिव होते हैं। कोई भी पॉलिसी बनती है उसके ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव लाइक हमारे वही है कि नेशनल सिक्योरिटी, इंडिया को एक पावरफुल इकोनॉमी बनाना है, पावरफुल कंट्री बनाना है, जो मल्टीपोलर वर्ल्ड जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसके अंदर इंडिया का रोल, वो सब फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स भी होते हैं जिन पे फॉरेन पॉलिसी बनती है। तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी के काफ़ी प्रिंसिपल है, मैंने इम्पोर्टेंट ही यहाँ पे मेंशन किए हैं। और मैं जो ये लेक्चर्स की जो सीरीज़ बना रही हूँ ये सिर्फ एक रिवीजन के लिए बना रही हूँ, डीप में एनालिसिस में नहीं बना रही। ओनली इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज करवा रही हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम कम है अब, इसलिए हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही कवर करेंगे। ओके, पहला है पंचशील का जो प्रिंसिपल है वो। उसके बाद है नॉन अलाइनमेंट का प्रिंसिपल। उसके बाद है हमारी जो फॉरेन पॉलिसी वो अगेंस्ट रेसिज्म है, अपार्थाइड रिजिम का बिल्कुल विरोध करती है। उसके बाद है अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म है, अगेंस्ट इम्पीरियलिज्म है, क्योंकि इंडियन जो हिस्ट्री थी वो कॉलोनियलिज्म काफ़ी टाइम तक हमारी जो हिस्ट्री है उसमें डोमिनेट करता रहा था, हमारा एक्सप्लॉयटेशन करता रहा था। इसलिए इंडियन जो फॉरेन पॉलिसी है वो अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म है। उसके बाद है डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी की। फॉरेन पॉलिसी जो बनती है किसी भी कंट्री की तो उसके डिटर्मिनेंट्स क्या होंगे। तो पहला तो आएगा जियोग्राफी, कि जो भी इंडिया की जो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज हैं, जियोग्राफिकल एरिया है, उसको देख के फॉरेन पॉलिसी बनती है। उसके बाद है इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना है उसको देख के। उसके बाद पॉलिटिकल ट्रेडिशंस क्या है हमारी, जैसे कि जो हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जो हमारे इंडिपेंडेंस मूवमेंट का, वो हमारी फॉरेन पॉलिसी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। उसके बाद है डोमेस्टिक एनवायरनमेंट कैसा है। जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी है वो डायरेक्टली लिंक होती है जो हमारे डोमेस्टिक एनवायरनमेंट है उससे। उसके बाद है मिलिट्री कैपेबिलिटी कितनी है हमारी। उसके बाद रीजनल एनवायरनमेंट कैसा है, लाइक जैसे हम रीजनल साउथ एशिया के अंदर रीजनल हमारी ज़्यादा पावर है और कंट्रीज़ के कंपैरेटिव में। उसके बाद है इंटरनेशनल एनवायरनमेंट कैसा है, कि जो वर्ल्ड है वो मल्टीपोलर है, बाईपोलर है, यूनिपोलर है, कैसा वर्ल्ड है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनकी फॉर्मेशन भी इसी बेस पे होती है कि पीस के लिए काम करेगी वो सब। और इंडियन फॉरेन पॉलिसी में भी यही दिया गया है कि लाइक पीसफुल को मेंटेन करती है इंडियन फॉरेन पॉलिसी। नेक्स्ट है हमारा पंचशील। जो पंचशील का एग्रीमेंट है उसके बारे में मैंने थोड़ा मेंशन किया हुआ है। जो पंचशील है उसके अंदर 5 प्रिंसिपल्स आते हैं, और जो पंचशील है वो 28 अप्रैल 1954 में जो नेहरू इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे और जो चाइना के फर्स्ट प्रीमियर थे चौ इनलाई, इनके बीच में साइन हुई थी। ओके, देन जो इसके पंचशील के प्रिंसिपल क्या है, ये मतलब उसमें आता है कि इनमें से कौन सा पंचशील का प्रिंसिपल नहीं है। ऐसा क्वेश्चन आता है। तो पहला है द म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी, कि जो कंट्री है आपस में वो उनकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी की रेस्पेक्ट करेंगे आपस में। चाइना और इंडिया के बीच में सबसे पहले साइन हुआ था। उसके बाद है म्यूचुअल नॉन एग्रेशन का, कि एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं किया जाएगा। उससे नेक्स्ट है हमारा म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स, की इंटरनल अफेयर्स के अंदर दखलबाजी नहीं की जाएगी एक दूसरे की। उसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल है इक्वलिटी एंड कोऑपरेशन फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, कि दोनों कंट्री हैं वो इक्वल होंगी और
कोऑपरेट करेंगी म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए। नेक्स्ट हमारा आता है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की दोनों कंट्री है वो पीसफुल को करेंगी। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है इम्पोर्टेंट नैम। नैम की फुल फॉर्म है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को हम मूवमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक रिएक्शन था, लाइक जो कोल्ड वॉर की पॉलिटिक्स चल रही थी, एक साइड में यूएसएसआर ब्लॉक था, नेक्स्ट दूसरी साइड में यूएसए ब्लॉक था। तो जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है वो एक मूवमेंट की तरह ही इमर्ज हुआ था, इसलिए इसे मूवमेंट कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहते। जो नैम का कॉन्सेप्ट है वो 1955 की जो एशिया अफ्रीका कॉन्फ्रेंस हुई थी, बांदुंग कॉन्फ्रेंस, उसके अंदर इसका आइडिया ओरिजिनेट हुआ था। नेक्स्ट आता है नैम सो टू क्रिएट एन इंडिपेंडेंट पाथ इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। कि नैम जो है वो एक इंडिपेंडेंट पाथ को सपोर्ट करता है। नैम इसलिए बना था जैसे कि हमारी कंट्री न्यूली इंडिपेंडेंट हुई थी, उससे पहले हमारी कॉलोनियल हिस्ट्री थी। तो हमारे जो लीडर्स थे वो नहीं चाहते थे कि हम किसी ब्लॉक में इंक्लूड हों, उसकी वजह से हमारी जो सॉवरेनिटी है उसके ऊपर कोई हमारी सॉवरेनिटी फिर कॉम्प्रोमाइज हो। तो इस वजह से जो नैम है उसकी फॉर्मेशन हुई, और ये एक इंडिपेंडेंट पाथ है कि हम किसी भी ग्रुप के साथ अलाइन नहीं होंगे। ओके, उसके बाद है और हमारा जो डिसीजन होगा वो हमारी खुद की हम सॉवरन डिसीजन लेंगे, खुद का डिसीजन लेंगे, हम दूसरी कंट्रीज दूसरे ब्लॉक से इफेक्टिव उससे इफेक्टेड नहीं होंगे। ओके, और फर्स्ट जो नैम समिट है वो बेलग्रेड यूगोस्लाविया के अंदर हुई थी 1961 में। उसके बाद है फाउंडिंग मेंबर्स। वैसे तो जो नैम की फॉर्मेशन हुई थी 1961 में, तो उस टाइम पे टोटल 25 कंट्रीज के हेड मौजूद थे। पर जो इम्पोर्टेंट हैं जिनका लाइक क्वेश्चन पूछा जाता है वो है जवाहरलाल नेहरू इंडिया से हैं, उसके बाद जोसेफ ब्रोज टीटो जो यूगोस्लाविया से हैं, देन गोमाल अब्दुल नासर ये इजिप्ट से हैं, ख्वामे नक्रुमा ऑफ घाना, और देन सुकार्नो ऑफ इंडोनेशिया। ये सभी लीडर, ये 5 लीडर हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनके कंट्रीब्यूशन से ही नैम की फॉर्मेशन हुई थी। उसके बाद है द पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाज इनुमरेटेड इन द हवाना डिक्लेरेशन ऑफ 1979। जो हवाना डिक्लेरेशन 1979 में हुई थी उसमें नाम का पर्पस दिया गया था, और इसका पर्पस क्या है, द नेशनल इंडिपेंडेंस सॉवरेनिटी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ नैम मेंबर्स। की नैम मेंबर्स की जो नेशनल सॉवरेनिटी है, इंडिपेंडेंस है, इंटीग्रिटी है, उसके ऊपर कोई खतरा ना आए, वो इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट है हमारा इंडियन न्यूक्लियर पॉलिसी जो हमारे सिलेबस में दिया गया है। तो इंडिया ने जो पहला टेस्ट है वो 1974 में किया था, जिसका कोड था स्माइलिंग बुद्धा। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट। और ये जो पहला टेस्ट हुआ था ये लाइक पीसफुल टेस्ट, हमारे जो लीडर ने उन्होंने कहा था ये पीसफुल टेस्ट है और मिलिट्री पर्पस के लिए नहीं है। ओके, जो नेक्स्ट टेस्ट है वो हमारा है सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट 1998। ये हमारा मिलिट्री पर्पस के लिए भी किया था, और इंडिया ने खुद अनाउंस किया था कि हमने ये टेस्ट मिलिट्री पर्पस के लिए किया है। ओके, और उसके बाद है 1999 में इंडिया ने एक ड्राफ्ट जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है वो ड्राफ्ट की थी, बट ये ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं हो पाई। उसके बाद 4 जनवरी 2003 को इंडिया ने ऑफिशियली जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन थी उसे एक्सेप्ट किया था, और वो डॉक्ट्राइन है नो फर्स्ट यूज, सॉरी, नो फर्स्ट यूज। ओके, और जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है उसके हमारे 3 पिलर्स हैं। पहला है क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस। इसका मतलब होता है कि हम उतने ही न्यूक्लियर वेपन रखेंगे जो हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी है, हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है उसके लिए ज़रूरी है। ओके, उसके बाद है नो फर्स्ट यूज़, कि हम पहले यूज़ नहीं करेंगे, अगर हमारे ऊपर यूज़ हुआ तो उसके बाद हम यूज़ करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारा नॉन यूज़ अगेंस्ट द नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट, कि अगर किसी स्टेट के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है तो उसके खिलाफ भी हम न्यूक्लियर वेपन यूज़ नहीं करेंगे। और जो इंडिया है वो उसने अभी तक ना ही एनपीटी को साइन किया है ना ही सीटीबीटी को। ओके, जो एनपीटी है वो बनी थी 1968 में, और
इंडिया ने इसलिए साइन नहीं किया है कि क्योंकि इंडिया इसे एक डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी समझता है, क्योंकि एनपीटी कहती है कि नॉन प्रोलिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, कि कोई भी न्यूक्लियर वेपन का प्रोलिफिकेशन नहीं किएगा। और जो ये ट्रीटी बनी थी वो जब 5 जो परमानेंट मेंबर हैं और जो न्यूक्लियर पावर्स हैं, उनके न्यूक्लियर टेस्ट करने के बाद बनी थी, ताकि और जो दूसरे स्टेट्स हैं वो न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर पाए। तो इस वजह से इंडिया इस ट्रीटी को डिस्क्रिमिनेटरी मानता है, क्योंकि जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट है उन्हें तो आप कुछ नहीं कह रहे, और जो न्यू स्टेट न्यूक्लियर टेस्ट करना चाहते हैं उनको आप नहीं करने दे रहे। इस वजह से इंडिया ने एनपीटी को साइन नहीं किया है। उसके बाद नेक्स्ट है सीटीबीटी। सीटीबीटी है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। जब इंडिया ने अ, ये वाली ट्रीटी जब इंडिया ने टेस्ट कर लिया था, उसके बाद सीटीबीटी बनाई इन्होंने। इंडिया ने सीटीबीटी को भी साइन नहीं किया, क्योंकि अगेन दिस इज अ डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी, और इंडिया ने हमारा 1998 में टेस्ट किया फिर, और इंडिया ने अपने आप को एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट अनाउंस किया। ओके, ये ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं हम। जो गुजराल डॉक्ट्राइन है, नेक्स्ट हमारे सिलेबस में दी हुई है गुजराल डॉक्ट्राइन। तो गुजराल डॉक्ट्राइन है वो 1996 में बनाई थी। आई के गुजराल जो हमारे उस टाइम पे फॉरेन मिनिस्टर थे, एचडी देवगौड़ा की गवर्नमेंट के अंडर में उन्होंने ये डॉक्ट्राइन दी थी। और गुजराल डॉक्ट्राइन के अंदर 5 प्रिंसिपल आते हैं, जिसमें हमारे जो नेबरहुड साउथ एशिया के जो नेबरहुड है उनके साथ रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये पॉलिसी बनाई थी। इसके अंदर पहला आता है, इंडिया डज नॉट आस्क फॉर रेसिप्रोसिटी बट अकम बट गिव एंड अकोमोडेट व्हाट इट कैन बी इन द गुड फेथ एंड ट्रस्ट। कि इंडिया रेसिप्रोसिटी के लिए नहीं कहेगा, जो हमारे स्मॉल नेबर्स हैं उनको रेसिप्रोसिटी के लिए नहीं कहेगा, और उन्हें हेल्प करेगा, अकोमोडेट करेगा, उनका साथ देगा गुड फेथ और ट्रस्ट के, कि जो गुड फेथ और ट्रस्ट के लिए जो डिसीजन लिए जाते हैं उनके अंदर इंडिया हेल्प करेगा। नो साउथ एशियन कंट्री शुड अलाउ इट्स टेरिटरी टू बी यूज्ड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ अनदर कंट्री। कि कोई भी साउथ एशियन जो कंट्री है वो अपनी टेरिटरी को दूसरी कंट्री के इंटरेस्ट के लिए यूज नहीं होने देगी। नेक्स्ट है हमारा, नो कंट्री शुड इंटरफेयर इन द इंटरनल अफेयर ऑफ अनदर। कि इंटरनल अफेयर के अंदर कोई भी कंट्री एक दूसरे के इंटरफेयर नहीं करेगी। उसके बाद है, ऑल साउथ एशियन कंट्रीज मस्ट रेस्पेक्ट ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी। कि जो सभी साउथ एशियन कंट्रीज हैं वो एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी की रेस्पेक्ट करेंगी। नेक्स्ट है, दे शुड सेटल ऑल डिस्प्यूट थ्रू द पीसफुल बायलैटरल नेगोशिएशन। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो जो कंट्रीज हैं वो आपस में पीसफुल बायलैटरली से डिस्प्यूट को सॉल्व करेंगी। नेक्स्ट है हमारा लुक ईस्ट पॉलिसी, जो अब हमारी है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। जो लुक ईस्ट पॉलिसी है वो नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट है, उन्होंने इसे इनेक्ट किया था 1991 में। क्योंकि उस टाइम पे ग्लोबलाइजेशन आ गया था, इंडिया ने एलपीजी रिफॉर्म्स लाए थे अपनी इकोनॉमी में। तो जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं उनकी जो उनके अंदर इन्वेस्टमेंट, उनके साथ रिलेशंस के लिए ये लुक ईस्ट पॉलिसी का लुक ईस्ट पॉलिसी इनेक्ट की गई। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, जो लुक ईस्ट पॉलिसी है वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी नरेंद्र मोदी जो हैं उनके टेन्योर में इन इसका नाम चेंज कर दिया था। उनका कहना था कि हमें सिर्फ देखना ही नहीं है, एक्ट भी करना है साउथ एशिया की तरफ, ताकि हमारे रिलेशन स्ट्रांग हो। तो 2004 में ईस्ट एशिया समिट में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इसका नाम एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दिया था। उसके बाद है लुक वेस्ट पॉलिसी। जो लुक वेस्ट पॉलिसी है ये भी नरेंद्र मोदी जी की जो गवर्नमेंट है उसके अंदर आई है, और ये मेनली फोकस करती है द अरब गल्फ कंट्रीज, इजराइल एंड ईरान। ओके, इंडिया को एक बैलेंस बनाना पड़ता है, क्योंकि जो अरब कंट्रीज हैं वो इजराइल के बहुत ही खिलाफ हैं, उसके अगेंस्ट में है। इसलिए इंडिया को एक
बैलेंस बना के रखना पड़ता है अरब और इजराइल के बीच में। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैंने वही क्वेश्चन उठाए हैं जो लास्ट ईयर में आ चुके हैं। ओके, और कल मैंने क्वेश्चंस नहीं दिए थे, उसके क्वेश्चंस भी मैंने आज ही उठाए हैं कल वाले लेक्चर के। द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रेडिबल, पहला क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रेडिबल मिनिमम डिफरेंस, ये किस से रिलेट करता है? ये जून 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है केमिकल, बायोलॉजिकल, न्यूक्लियर और स्पेस बेस्ड। तो कौन से वेपन से रिलेट करता है? इसका आंसर होगा न्यूक्लियर वेपन से। ओके, ओके, न्यूक्लियर वेपन से। और जो क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस है, ये इंडियन जो न्यूक्लियर पॉलिसी है उसका एक पिलर भी है। ओके, नेक्स्ट है हमारा हु गेव द आइडिया ऑफ द न्यू नॉर्दर्न कंसर्ट ऑफ पावर, कि ये आइडिया नैम के रेलेवेंस के लिए किसने दिया था पोस्ट कोल्ड वार इरा में? तो इसका आंसर होगा एपी राणा ने। ओके, लेट्स मूव नेक्स्ट। ओके, which of the following is the executive bureaucratic arm of यूरोपियन यूनियन? इनमें से यूरोपियन यूनियन की जो एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेटिक आर्म है वो कौन सी है? पहला ऑप्शन है द यूरोपियन काउंसिल, यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन द काउंसिल, द यूरोपियन पार्लियामेंट। तो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं द यूरोपियन कमीशन, ये वाला। ठीक है, जो मेनली उनके जो भी एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेटिक वर्क होते हैं वो करते हैं, और कोई भी न्यू लॉज पॉलिसीज बनानी हो, ओवरसीइंग उनका इम्प्लीमेंटेशन हो, उनके या ईयू का बजट बनाना हो, या फिर ईयू को इंटरनेशनल फॉर्म पे रिप्रेजेंट करना हो, और या फिर ईयू के इंटरेस्ट को प्रमोट करना हो, वो सभी काम जो यूरोपियन इकोनॉमिक सॉरी द यूरोपियन कमीशन है वो करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द लुक वेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया एडवोकेटेड एक्सपेंशन एंड एक्सटेंशन ऑफ इंडियन रिलेशन विद, ये तो बहुत आसान है। वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन यूनियन, या फिर वेस्ट एशियन कंट्रीज, या अफ्रीकन लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। तो इसका आंसर होगा वेस्ट एशियन कंट्रीज। ओके, क्योंकि वेस्ट की तरफ। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कि इन इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना है। पहला है ब्रिक्स डेवलपमेंटल बैंक, देन आईबीएसए, देन G7, देन G20। तो जो ब्रिक्स है उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2014 के अंदर। नेक्स्ट है आईबीएसए, इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2003 के अंदर। ओके, और उसके बाद है G7, उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1997 में, और जो ओ सॉरी सॉरी 1975 में। और नेक्स्ट है G20, इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1999 में। तो हमारी क्रोनोलॉजी क्या होगी? C B C D B A। ओके, तो ये ऑप्शन है हमारा ए। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग इंडो पाक रिलेशन ऑन कश्मीर, कि कश्मीर इशू पे कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू हैं? पहला है द सिक्योरिटी काउंसिल फर्स्ट डिस्कस द इशू ऑफ कश्मीर इन 1948, कि सिक्योरिटी काउंसिल ने सबसे पहले कश्मीर का इशू 1948 में किया था, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। उसके बाद है हमारा The summit meeting took place in a summit level meeting took place in 2004 in Islamabad between AP Vajpayee and Parvez Musharraf, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद a bus service across the ceasefire line was inaugurated in 2000, ये स्टेटमेंट तो गलत है हमारी, क्योंकि जब बस सर्विस है वो 1999 में स्टार्ट हुई थी। उसके बाद है जब हमारी पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था तब वो बंद हो गई थी, एंड जो 2003 है उसके अंदर वो फिर से रिज्यूम हुई थी। ओके, नेक्स्ट है टेररिस्ट अटैक ऑन समझौता एक्सप्रेस वाज मेड इन 2008, ये भी गलत है। टेररिस्ट अटैक 2007 में हुआ था समझौता एक्सप्रेस से। ओके,
तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए एंड बी, ए ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं हम। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, कि मैच द फॉलोइंग करना है हमें। ये है लैंडमार्क इन द इंडियन फॉरेन पॉलिसी, की इंडियन फॉरेन पॉलिसी के अंदर जो इवेंट्स हुई है। उसके बाद है प्राइम मिनिस्टर, कौन से प्राइम मिनिस्टर्स की रिजीम में हुई है। तो पहला है शिमला कोड, शिमला कोड हुआ था हमारा, उसके बाद शिमला कोड हुआ था इंदिरा गांधी के टेन्योर में। उसके बाद है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी है वो नरेंद्र मोदी के टेन्योर में हुई थी। देन है इंडियन पीस कीपिंग मिशन इन श्रीलंका, ये राजीव गांधी के टेन्योर में हुआ था। नेक्स्ट है लाहौर डिक्लेरेशन, ये अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे हुई थी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन बन जाएगा बी ऑप्शन। देन लेट्स मूव टू अगेन नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद है अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी इन ऑर्डर ऑफ देयर अपीयरेंस, कि इनमें से कौन सा कब आया था, क्रोनोलॉजी बतानी है हमें, ठीक है, कि क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग हमें ये मेंशन करना है। तो गुजराल डॉक्ट्राइन आई थी हमारी 1996 के अंदर, पंचशील आया था 1954 के अंदर। नेक्स्ट है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ये 2014 में आई। उसके बाद है इंडो सोवियत फ्रेंडशिप ट्रीटी, ये 1971 की है। तो हमारा ऑप्शन क्या बनेगा, बी डी ए सी। ओके, देन हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा द टर्म फ्लाइंग बीज गॉट एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएशन। ये क्वेश्चन काफी टफ है, मतलब ट्रिकी है। इसका आंसर कौन सी एसोसिएशन से होगा, आसियान, सार्क, एससीओ, ब्रिक्स, आपके अकॉर्डिंग? इसका आंसर होगा आसियान से, क्योंकि फ्लाइंग बीज उन्हें इसलिए कहा गया था आसियान कंट्रीज को, क्योंकि वो एक इतनी फास्ट इमर्जिंग इकोनॉमीज थी, इस वजह से उनकी ग्रोथ रेट बहुत हाई हो रही थी, तो इस वजह से उन्हें फ्लाइंग बीज कहा गया है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ये ट्रू अबाउट प्री एम्पटिव स्ट्राइक, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट प्री एम्पटिव स्ट्राइक के लिए ट्रू नहीं है। तो प्री एम्पटिव स्ट्राइक होती है कि कोई भी वार होता है उससे पहले हम स्ट्राइक कर दें, और प्री एम्पटिव स्ट्राइक का जो कॉन्सेप्ट है वो इजराइल से आया है। ओके, इजराइल से आया है। और जो हमने इंडिया ने जो एयर स्ट्राइक की थी वो एक प्री एम्पटिव स्ट्राइक है, ताकि कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड कर सकें। तो इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है वो हमें बताना है। द स्ट्रेटर्जी वॉज डिजाइन टू प्रिवेंट वॉर, ओके, ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। द स्ट्रेटर्जी इज रिलेटेड टू थ्रेट फ्रॉम रोग रिजीम्स, ये भी बिल्कुल ट्रू है। द स्ट्रेटर्जी अप्रूव्ड अटैक बिफोर अ पोटेंशियल अग्रेसर गोट टू स्ट्रॉन्ग, ये भी बिल्कुल सही है। देन द स्ट्रेटर्जी वाज इन ट्यून विद यूएन चार्टर, ये बिल्कुल गलत है, कि यूएन चार्टर में ये बिल्कुल मेंशन नहीं है और उसके ट्यून के अकॉर्डिंग भी बिल्कुल नहीं है। तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन। हम सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आया होगा सेशन, और अगर आपको हिंदी में स्लाइड चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक डाला हुआ है, वहाँ पे मैं पीडीएफ अपलोड कर देती हूँ। अगर आप बोलेंगे मुझे हिंदी में चाहिए तो मैं हिंदी में भी स्लाइड बनाऊंगी। और अगर किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम है, इन स्लाइड्स में कोई भी मिस्टेक या कुछ भी समझ नहीं आता, तो आप कमेंट में मेंशन कर दीजिए। और अगर मैं यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो कवर करवा रही हूँ, ओनली कि लाइक हम रिवीजन टाइप में करवा रहे हैं, ये सोच के करवा रही हूँ कि आपने ये पहले पढ़े होंगे, इनकी तैयारी की होगी, और अभी जैसे हमारे पास टाइम कम है तो एक क्विक रिवीजन चलेगा। ओके, अगर आपको किसी टॉपिक को डीप में समझना है, उसका एनालिसिस मैं करूं आप चाहते हो, तो मुझे कमेंट में उस टॉपिक को मेंशन कर देना, मैं उस पर वीडियो पक्का बनाऊंगी। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू ऑल, हम सेशन को एंड करते हैं।